Hello guys, welcome back to the Midnight Biology. This is Hemant Kodara and today we will be learning about human respiratory system. So let's begin with the definition section. What is respiration? So respiration is the process of breathing in and out through respiratory system. तो respiration क्या है? एक प्रोसेस है breathing in of the gases and breathing out of the gases through respiratory system. Function: the respiratory system provides oxygen from the air for cells to change food into energy. तो मेन काम क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का कि ऑक्सीजन को अवेलेबल करवाओ सेल्स के लिए ताकि सेल्स के अंदर जो फूड है यानी कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो और एनर्जी रिलीज हो, इसीलिए रेस्पिरेशन किया जाता है. Now let us look about the parts of the respiratory system. तो क्या क्या पार्ट्स आते हैं इसके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल नेसल कैविटी. तो ये डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो, तो ये जो नेसल कैविटी है ये है सबसे पहली ओपनिंग, और इस माउथ कैविटी को भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं बिकॉज कुछ लोग माउथ से भी सांस लेते हैं जब उनके नेसल कैविटी में प्रॉब्लम आ जाती है, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड. सो नेक्स्ट इज फेरिंग्स. तो नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है फेरिंग्स रीजन. उसके बाद में आता है लैरिंग्स, ये वाला पोर्शन जिसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स. कई बार एडम्स एप्पल कहीं आप कॉमन नेम बोला जाता है एडम्स एप्पल, जो बाहर की इस तरफ से जो टेटुआ सा दिखता है हमें गर्दन में, वो है जो पोर्शन होता है उसे वो कहलाता है लैरिंग्स. नेक्स्ट इज ट्रैकिया. तो ये जो लंबी सी पाइप है जिसे विल्ड पाइप भी कहते हैं, इसे बोला जाता है ट्रैकिया. नेक्स्ट इज ब्रोंकाई. तो जो ट्रैकिया है वो बाद में दो रीजन्स में डिवाइड हो जाती है. वन इज इन द राइट लंग एंड अनदर इन द लेफ्ट लंग, और इन्हें बोला जाता है ब्रोंकाई. नेक्स्ट ब्रोंकाई डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में. ये छोटे छोटे जो डिवीजन है इन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है. और फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद में ये जो छोटे डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये सैक्स है, एयर लाइक सैक है, थैली सी है छोटी छोटी, उसके अंदर एंड होता है और इसे कहते हैं एल्वोलाई. और जो आखिरी पार्ट है वो हमारा है लंग्स, जिसके अंदर ये सारे सिस्टम फिट होते हैं. एंड लंग्स के नीचे एक ये रीजन होता है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम. तो ये बहुत ही हेल्प करता है गैसेस के लिए इन और आउट करने के लिए, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए डायफ्राम बहुत हेल्पफुल होता है. सो लेट अस मूव इन द पाथ ऑफ इनहेल्ड एयर. जो हम एयर इनसाइड द बॉडी आती है, सांस लेते हैं जब हम, वो किस किस पाथ के थ्रू कैसे कैसे चलती है तो वो देख लेते हैं. और बेसिकली आपको यहाँ पे थ्योरी पार्ट लिखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेसल कैविटी. nose is the preferred entrance for outside air into the respiratory system. The hairs that line the inside wall are parts of the air cleansing system. तो जो सबसे पहला पार्ट आता है उसे कहते हैं हम नेसल कैविटी. और नेसल कैविटी के अंदर क्या होता है, जो आउटसाइड एयर है दैट इज ऑक्सीजन एंटर्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इस नेसल कैविटी के पास में एयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इनसाइड वॉल्स के पास, और वो क्या करते हैं उस एयर के अंदर कोई डस्ट है, कुछ भी पार्टिकल है, उसको क्लीनिंग का काम भी करते हैं. नेक्स्ट इज एयर आल्सो एंटर्स थ्रू द ओरल कैविटी. जैसे कि मैंने आपको बताया था डायग्राम के अंदर भी कि ओरल कैविटी के थ्रू भी एयर एंटर कर सकती है. तो इन दोनों पाथ के थ्रू, एंट्रेंस के थ्रू इनहेल की जाती है एयर. नेक्स्ट इज द फेरिंग्स, that is throat, collects the incoming air from the nose and passes it downward to the trachea. अब जो फेरिंग्स रीजन है, इस फेरिंग्स रीजन से जिसे हम क्या कहते हैं गला कह लो, तो उस थ्रोट रीजन के थ्रू एयर जो नसल कैविटी से एंटर की जाती है ट्रैकिया के अंदर, जो विंड पाइप हमने देखी थी डायग्राम में.
तो उसमें अब एंटर हो जाती है। और बीच में एक आता है स्ट्रक्चर जिसे हमने पढ़ा था, तो लैरिंग्स। द लैरिंग्स फॉर्म्स द एंट्रेंस ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम with the help of epiglottis, a leaf-shaped flap. The larynx prevents food or liquid from entering the lower respiratory tract while swallowing. तो यहाँ पे लैरिंग्स का क्या काम है और लैरिंग्स कैसे होती है और क्या फंक्शन है उसका, वो यहाँ पे समझते हैं। तो लैरिंग्स जो रीजन है, जो डायग्राम में आपने देखा था, ये पोर्शन जो है लैरिंग्स, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो ये जो लैरिंग्स क्या है, ये हेल्प करता है कैसे कि इसके पास एक पार्ट होता है, बॉडी ऑर्गन होती है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस की मदद से क्या करता है, बेसिकली एपिग्लोटिस है क्या, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे कह लो फ्लैप है, वो उसकी मदद से क्या होता है, जैसे ही यहाँ से एयर अंदर आ रही है रीजन से, तो एयर के साथ साथ जैसे ही एयर नीचे आए डाउन द ट्रैकिया रीजन में, विंड पाइप में जब ये आए, तो इसी के साथ में एक और पाइप होती है, वो कौन सी है, हमारी फूड पाइप, ईसोफेगस। तो ईसोफेगस जुड़ी हुई है माउथ से। अब ये जो लैरिंग्स रीजन है, यहाँ पे ये एक टू वे सेक्शन है। यहाँ पे जब आप खाना खाते हो तो वो यहाँ से एरिया जाता है, वो फूड सारा का सारा जाता है फूड पाइप में, और जब आप ब्रीथिंग करते हो उस टाइम पे एयर जो है वो जाती है इस ट्रैकिया रीजन के अंदर। अब यहाँ पे रोल आता है लैरिंग्स का क्या, कि यहाँ पे लैरिंग्स के पास में एक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लोटिस। वो एपिग्लोटिस क्या काम करता है कि हमेशा जब भी आप खाना खा रहे हो या कोई सलाइवा भी अंदर जा रहा है, उस टाइम के अलावा ये एपिग्लोटिस फूड पाइप को ब्लॉक करके रखता है, ताकि जो एयर है वो सीधा सीधा ट्रैकिया में जाए। और जो खाना है, जब भी आप खाना को निगलते हो, स्वेलो इन करते हो, तो आपने देखा होगा कि भी ये जो रीजन है ये ऊपर नीचे होता है। जैसे ही आप कोई चीज को अंदर गिटकते हो, स्वेलो करते हो, निगलते हो, तो वो क्या होता है, उस टाइम पे जो एपिग्लोटिस है वो फ्लैप आउट होके तो इस ट्रैकिया रीजन को ब्लॉक कर देता है, ताकि कोई भी फूड, वाटर, लिक्विड कुछ भी हमारे विंड पाइप के अंदर ना जाए। और ये विंड पाइप पूरी तरीके से सिर्फ एयर के लिए ही डिजाइन की गई है, कोई भी फूड या लिक्विड इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये रोल होता है लैरिंग्स का, और लैरिंग्स के पास जो काम फंक्शन करता है वो होता है हमारा एपिग्लोटिस। उसके बाद आता है ट्रैकिया, जिसे हम कहते हैं विंड पाइप। ट्रैकिया इज द पैसेज लीडिंग फ्रॉम द फेरिंग्स टू द लंग्स। सिंपल है, एक पाइप है विंड पाइप, जो क्या होती है, फेरिंग्स से लंग्स की तरफ एक रीजन है, और उस तरीके से हमारा नेक्स्ट फेज जो पाथ है इनहेल्ड एयर का कैरी आउट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैकिया के बाद आने वाला ब्रोंकाई। तो जैसे ही ट्रैकिया एंड होती है दो अलग अलग लंग्स के अंदर, तो अलग अलग लंग्स के अंदर जो रीजन डिस्ट्रीब्यूट होता है उस पाइप का, उसे कहते हैं ब्रोंकाई, द ट्यूब्स, वन फॉर ईच लंग। दीज इन टर्न सब डिवाइड फर्दर इनटू ब्रोंक्यूल्स। ये जैसे ही ब्रोंकाई डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग के अंदर, तो ब्रोंकाई डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में वो नेक्स्ट डिवीजन में जो डिवाइड होता है उसे कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। द ब्रोंक्यूल्स एंड इन द एयर सैक्स कॉल्ड एल्वोलाई। अब जब ब्रोंक्यूल्स होंगे, वो ब्रोंक्यूल्स जैसा कि वो पीछे डायग्राम में इस वॉलपेपर में दिख रहा है, ये क्या है, ये रीजन है आपका ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स फिर एंड हो गए ये एल्वोलाई में। ये सैक जो आपको दिख रहा है ये एल्वोलाई का सैक है, तो एंड में एल्वोलाई के अंदर एंड होता है। एल्वोलाई आर बंच टुगेदर इनटू क्लस्टर टू फॉर्म एल्वुलर सैक। अब ये छोटे छोटे जो बबल्स हैं, ये जो पूरा बबल आपको दिख रहा है, ये एक एल्वोलाई है, ये एक एल्वोलाई है, यहाँ पे ये एक एल्वोलाई है। ये सारे के सारे एल्वोलाई एक साथ बंचअप हो जाते हैं, एक साथ टुगेदर आ जाते हैं, और ये पूरा का पूरा क्या बनाते हैं, एल्वोलर सैक बनाते हैं। इसे कहते हैं एल्वोलर सैक, जहाँ पे एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का। So on the surface of each alveolus there is a network of capillaries carrying blood that has come through the veins
from other parts of the body and exchange of gases takes place here. तो अब ये जो एल्वुलर सैक है, इस एल्वुलर सैक के पास में क्या होगा, कैपिलरीज होंगी। और कैपिलरीज क्यों होंगी, तब क्यों, क्योंकि कैपिलरीज के अंदर ही हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन और CO2 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो कैपिलरीज होती हैं वो यहाँ तक आती हैं इसके पास तक, और CO2 को इसके अंदर छोड़ देते हैं, और O2 यहाँ से ब्लड कैपिलरीज के अंदर मिक्स हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, और वो फिर ब्लड वापस चला जाता है हार्ट के पास में, और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब डायफ्राग्राम, द डायफ्राग्राम इज स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ मसल दैट सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। तो पहला काम तो यहाँ पे डायफ्राग्राम का यहीं से समझ में आ गया कि डायफ्राग्राम ने क्या किया है, जो नीचे पूरे एब्डोमेन कैविटी थी, स्टमक था, जो रीजन्स थे, उन सब को अलग कर दिया लंग से, सेपरेट आउट कर दिया, ताकि लंग्स स्टमक के जो वो कुछ भी फ्लैट हो या स्वेलअप हो, उसकी वजह से लंग्स के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए इसने एक रीजन बना दिया। और इस रीजन डायफ्राग्राम की मदद से लंग्स के ऊपर भी कोई भी इफेक्ट नहीं होता, और हमारी ब्रीथिंग और हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्वाइट इजीली चलता रहता है। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन क्या होता है, तो वेंटिलेशन में आपको ये पीछे डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को देखते हुए भी हम समझेंगे कि वेंटिलेशन क्या है। वेंटिलेशन द मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग इन एंड आउट, एक तरीका या फिनोमेना प्रोसेस जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि किस तरीके से गैस इन और आउट की जाती है, कैसे एक ऑक्सीजन अंदर पहुंचती है और CO2 बाहर जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है कि इनहेलेशन कैसे होगा, जब नोज के थ्रू एयर अंदर आएगी, और कैसे आएगी कि ये जो डायफ्राग्राम है, ये डायफ्राग्राम जैसे ही नीचे को जाएगा तो यहाँ पे एयर कैविटी वैक्यूम क्रिएट होगा, स्पेस क्रिएट होगा। इस स्पेस को फिलअप करने के लिए बाहर से ऑक्सीजन अंदर बॉडी के चला जाएगा, और जैसे ही ये नीचे जाएगा, दोबारा से बता देता हूँ, जैसे ही ये नीचे जाएगा डायफ्राग्राम नीचे गया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया है, वैक्यूम क्रिएट हो गया, एयर वैक्यूम। अब इस एयर वैक्यूम को फिलअप करने के लिए क्या जाएगा, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर चली जाएगी। सो मसल्स इन द चेस्ट वॉल कॉन्ट्रैक्ट, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो लिफ्टिंग द रिब्स एंड पुलिंग देम आउटवर्ड। अब वो क्या होगा, जो हमारे रिब्स का स्ट्रक्चर है वो बाहर की साइड जाएगा, और डायफ्राग्राम एट दिस टाइम मूव्स डाउनवर्ड एनलार्जिंग द चेस्ट कैविटी। अब सारे की सारी चेस्ट कैविटी बढ़ जाएगी, जैसे ही डायफ्राग्राम नीचे को जाएगा एक स्पेस क्रिएट होगा और गैस अंदर आ जाएगी। रिड्यूस्ड एयर प्रेशर इन द लंग्स कॉजेस एयर टू एंटर द लंग्स। तो ये था हमारा इनहेलेशन। अब देखते हैं हम एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। अब एक्सहेलेशन में क्या होगा, इसी का जो हमने इनहेलेशन में पढ़ा इसी का ऑपोजिट होगा। अब मसल्स रिलैक्स करेंगी, रिब्स अंदर को चली जाएंगी और डायफ्राग्राम ऊपर को आ जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा। ये वॉल्स इधर को प्रेशर लगाएंगी, नीचे से डायफ्राग्राम प्रेशर लगाएगा, तो क्या होगा, जो एयर है वो यहाँ से प्रेशर के साथ बाहर आ जाएगी। सो मसल्स इन द चेस्ट वॉल रिलैक्स, lifting the ribs and pulling them outward. Diaphragm at this time moves downward, enlarging the chest cavity. And increased in air pressure in the lungs causes air to exit the lungs. तो इस तरीके से फिर एयर एग्जिट आउट कर जाएगी, और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सहेलेशन। So that's it for the section respiration or respiratory system. For further queries related to the mechanism of the respiration, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एल्वोलाई के अंदर किस तरीके से होता है। तो ये इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ब्रीफली समझाया है कि क्या होता है
रेस्पिरेटरी सिस्टम और क्या होता है उसका एक पाथ। सो होप यू गाइज अंडरस्टूड इट वेल एंड फॉर मोर कंटेंट आप नेक्स्ट वीडियोस का इंतज़ार करें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।